हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का आखिरी वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम कैपेसिटर पढ़ेंगे और कैपेसिटर के बाद ये लेक्चर ख़त्म होगा, फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बट मैं एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए अपडेट जो भी वीडियो के आएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था प्रमोशन। अब आगे चलेंगे, हम प्रमोशन हो गया, अब आगे चलेंगे। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसके पहले हम कुछ बातें आपको बताते हैं एक कंडक्टर के बारे में। अगर एक हमारे पास कंडक्टर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है इसके बारे में। जैसे डाइलेक्ट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी है। अगर एक मटेरियल जितना ज़्यादा शार्प है, क्योंकि सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये एक अलग से एक्सप्रेशन है जो आपको पता है। तो मैं बोलूँगा कि रेडियस जैसे मान लो कि ये नुकीला वाला रीजन ऐसा है हमारा, तो नुकीला वाले रीजन में अगर हमारा कर्वेचर कम है तो इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज होगा एक्यूमुलेट, और इधर थोड़ा कम चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, होता क्या है कि जैसे एक मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम में मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक है, अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से इधर रिपेल कर रहा होगा, तो ये उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब मीडियम हमारा पोलराइज हो जाता है। होता क्या है कि मतलब अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टर के आजू बाजू जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम वो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है ना। उसको हम इंड्यूस फील्ड या ब्रेक डाउन फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये मतलब किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्टर की तरह बिहेव करना, और अगर वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा तो वहाँ उसका कुछ खुद का फील्ड होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। तो फील्ड को इंड्यूस फील्ड और ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे अगर हम पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो, है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अगर हम किसी चार्ज को वाटर में लेके जाते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में वाटर के मोलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं। अब ये नेट फोर्स को या नेट बोल सकते हैं फील्ड को वो घटाने का काम करता है, क्योंकि अगर ये इनके बीच अट्रैक्शन लग रहा होगा तो इतना ही जो फोर्स था उसको इसने कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल का नेट फोर्स तो घटा ही दिया। आपको पता भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी और मीडियम में घट जाता है, तो क्योंकि उस एक्स्ट्रा रीजन में कुछ नया फील्ड या वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आइए और बताते हैं इसके बारे में। सो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज होगा, है ना, वो सीधा का सीधा पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस, Q बाई V, है ना, यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटर क्या है? जो एनर्जी या चार्ज को स्टोर करे, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये है कैपेसिटी। ये कैपेसिटी है या एबिलिटी है, कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी, उसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे। मतलब चार्ज को होल्ड करना, ज़्यादा देर तक स्टोर करना हमारा, तो टाइम की तो बाद में बात करेंगे, उसकी कैपेसिटी जो होगी वो कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो स्टोर चार्ज और एनर्जी। ठीक है, यूनिट की बात करें तो कूलम पर वोल्ट या फैराड, नॉट पर
तो ये है फैराड। अब ये बड़ा यूनिट है तो हम इसको जनरली स्मॉल यूनिट में लिखते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, इन सब में हम इसको लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया है ना? हो जाएगा। अगर आप मैथमेटिकली पूछेंगे तो चार्ज पर यूनिट होल फॉर्मूला वाइज स्टोर करना एनर्जी या चार्ज को कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, और इसको समझेंगे हम। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज ये देखते हैं थोड़ा। हमारे पास मान लो दो कंडक्टर्स है, शुरू में चार्ज था कुछ Q1, इस पे था Q2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2। तो इनिशियल कैपेसिटेंस C1 इसका C2, तो V1 जो था वो था V1/C, V2 था V2/C, है ना? बाद में इसको हम किसी टाइम t सेकेंड पे एक वायर से जोड़ देते हैं। तो वायर से जोड़ने के बाद हमारे को चला वो मान लो इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन जोड़ने के बाद किसी टाइम t पर इनके पोटेंशियल आपस में बराबर, इनके वोल्टेज आपस में बराबर हो जाएगा। तो वोल्टेज बराबर होगा तो हम एक चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। शुरुआत का चार्ज बराबर बाद का चार्ज। ठीक है, अभी फिलहाल कैसे लिखेंगे? तो शुरुआत का चार्ज Q1 = C1 V1, बाद का चार्ज C2 V2, और अभी जो बाद का चार्ज है यानी Q1, तो उसको लिखेंगे C1 V, Q2 को लिखेंगे C2 V। फाइनली यहाँ से कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 + C2। आप देख लीजिए ध्यान से, Q1 Q2 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब एक बार ये पता है तो यहाँ से आप बाद का चार्ज Q1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? Q बराबर CV, तो C1 × V ये हमारे पास है। इस तरह से आप Q2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप Q2 भी लिख सकते हैं। Q2 कितना होगा? Q2 होगा C2V Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। इस तरीके से बाद का चार्ज जो है लिख सकते हैं, बाद का चार्ज लिख सकते हैं। उसके बाद एनर्जी भी आप लिख सकते हैं। एनर्जी क्या लिखेंगे, है ना? तो आपको पता है जो एनर्जी स्टोर होती है जनरली वो ½ CV² होती है। मैं थोड़ी देर में आपको बता दूँ। ½ CV² लिख सकें तो आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। शुरुआत पे इस पर लिखेंगे ½ C1 V1 का स्क्वायर, इसका लिखेंगे ½ C2 V2 का स्क्वायर, माइनस बाद का इसका लिखेंगे ½ C1 + C2 × V का कॉमन वेलोसिटी जो अपना था पोटेंशियल उसका स्क्वायर। तो ऐसे इसका कितना एनर्जी का लॉस हुआ शेयरिंग ऑफ चार्ज में वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया, बाद का चार्ज निकाल दिया, एनर्जी में कितना लॉस होगा ये भी निकाल दिया। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। पहले हम समझते हैं कि किसी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है ना। तो किसी कैपेसिटर में, अच्छा कैपेसिटर अगर हमको बोल रहा हूँ कि किसी कैपेसिटर में दो मान लो हमारे पास आजू बाजू बॉडीज दो रखी हुई, तो एक पे +Q चार्ज है, दूसरे पे हमने -Q चार्ज दिया। इन दोनों को थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया, तो हुआ होगा कि इसका फील्ड इधर की तरफ, इसका भी फील्ड इधर की तरफ, यानी बीच में कोई नेट फील्ड आएगा। सर बाहर नहीं आएगा, आ सकता था, लेकिन इस वाले की वजह से अंदर की तरफ फील्ड, इस वाले की वजह से बाहर की तरफ फील्ड। सिमिलरली इस वाले की वजह से बाहर की तरफ फील्ड, इसकी वजह से अंदर की तरफ फील्ड। तो बाहर तो कम चांस था फील्ड आने का। अगर थोड़ी कसर रह भी जाती है
तो जहाँ चार्ज दिखेगा हम उस सरफेस को क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करके हम पोटेंशियल को अर्थ के पोटेंशियल के बराबर कर देते हैं और या तो कॉमन पोटेंशियल जीरो कर देते हैं। आइए समझते हैं इसको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? मान लीजिए मेरे पास दो प्लेट्स हैं, वही सीट प्लेट एक ही बात है, इतने से कम है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड। अगर याद हो आपको, अगर मैंने एक बार इस पर सिग्मा 1 और इस पर सिग्मा 2 वाला बताया था, या प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा बताया था, ठीक है। लेकिन मैंने टॉपिक का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रखा है, उसको भी समझाना। प्लस से इधर की तरफ, माइनस की वजह से भी इधर की बाहर है, प्लस की वजह से बाहर, इस वाले की वजह से अंदर की तरफ, इधर इस माइनस की वजह से अंदर की तरफ, इस प्लस की वजह से बाहर की तरफ। इधर तो इलेक्ट्रॉन तो ये जीरो है, इधर जीरो नहीं है, याद होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फिर रह जाता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, होता कैसा होगा वो देखिए। अगर इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, तो एक्सट्रीम आउटसाइड जो बाहर के पॉइंट है इसको एक्सट्रीम आउटसाइड बोलते हैं। इस पर एवरेज चार्ज आता है, इन दोनों का एवरेज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब बाहर की तरफ दोनों प्लेट पे इतना चार्ज है, अंदर निकाल लेंगे, Q1 में से इतना घटा देंगे तो अंदर का चार्ज निकल जाएगा। अंदर का चार्ज है कितना, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। 2 Q1 में से Q1 घटा दूंगा तो Q1 बचेगा, यानी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इतना क्लियर है कि जितना इस पे आया इसका अपोजिट चार्ज आएगा और इक्वल चार्ज आएगा अंदर। मतलब अगर बाहर इतना है तो इस पे कितना हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा Q2 में से ये वाला चार्ज घटा दो, Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। 2 Q1 में से Q1 घटा दो, यानी कि ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने बोला मुझे बाहर फील्ड नहीं चाहिए, बाहर अगर फील्ड रहेगी तो नेट इसकी एनर्जी को या कैपेसिटेंस को घटाएगी, ठीक है। अरे बोलो, अगर फ्लैट सरफेस है, सिंपल एरिया अगर ज़्यादा है किसी सरफेस का तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है, एरिया कम है तो कैपेसिटेंस कम होगा। जैसे साफ है तो अगर मैं बोलूँ तो साफ का एरिया जो होगा कम होगा, और एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। अगर फ्लैट है तो एरिया ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। मतलब जो सी है वो डिपेंड करता है शेप, साइज एंड ज्योमेट्री, और दूसरा सराउंडिंग मीडिया, सराउंडिंग मीडिया, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, शेप साइज ज्योमेट्री और सराउंडिंग मीडिया। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस तरीके से हम आगे की बात करेंगे कि आखिर चार्ज तो बात जो हमने हम बात करेंगे इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स हैं पैरेलली, इनके बीच का सेपरेशन D है, एक पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। तो समझा देता हूँ, एवरेज चार्ज बाहर हो गया 0, अंदर अब इसमें से ये घटा दिया, अंदर हर जगह प्लस चार्ज, इसके हर जगह माइनस चार्ज, बाहर कोई चार्ज ही नहीं आया, नेट फील्ड बाहर आएगी नहीं, तो ये नेट कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होगा। सो अब अगर हमको ज़रूरत है तो हम बाहर वाले को, अगर इंडक्शन से बचना है तो कई बार इसको अर्थिंग कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, मान लो एरिया जो है, एरिया ऑफ प्लेट जो है वो ये है, और ये है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स।
से क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके बीच का वोल्टेज लिखना चाहिए। V का वैल्यू हम लिख देंगे इस प्लेट की वजह से, कितना हो जाएगा, पहले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, बीच में कितना आ जाएगा, प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनल आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन या क्यू बाय ए एप्सिलॉन, ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अगर पता है तो हम वोल्टेज भी निकालेंगे। आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी, वो ई नेट इंटू इनके बीच का सेपरेशन, ई नेट है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का सेपरेशन है डी। फाइनली हमारे पास आ चुका है अपना वोल्टेज क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा Q बराबर सी भी, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, नेट चार्ज तो प्लस क्यू ही है, तो हम क्या लिखेंगे क्यू बाई वी, क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है वो हमारा आ जाएगा कैपेसिटेंस। अच्छा ये तो तब था जब एयर या वैक्यूम के लिए, मीडियम में अगर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इन मीडियम, ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम सॉरी अपॉन डी, मीडियम के लिए लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम डायरेक्टली क्या रिलेटिव परमिटिविटी का, यानी एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, यानी एयर या वैक्यूम में से एयर या वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस था इसको सी नॉट लिख देता हूँ, तो सी नॉट इंटू के आ जाएगा मीडियम वाले का, नहीं तो बड़े आराम से आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू रख देते हैं। मतलब अगर मैं किसी को मीडियम में उठा के डाल दूं तो के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटर। क्लियर है? आइए और देखते हैं। कैपेसिटेंस when dielectric inserted between parallel plates, अगर उनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं इनके बीच में अगर हम कोई टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक अगर इनके बीच में हम डालते हैं, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है डी, एरिया जो है वो है ए, ठीक है, तो हमें डालने हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज क्या करेंगे, बड़े आराम से एक बात समझाता हूँ। कहीं ना कहीं ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो क्या होगा, ये पोलराइज होगा, पहले भी बता चुका हूँ, प्लस है तो यहाँ माइनस इंड्यूस होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस इंड्यूस होगा। तो नेट फील्ड हमारी पहले से थी इधर की तरफ, मान लो मैं इसको ई नॉट मान रहा हूँ, तो ये मीडियम का जो फील्ड है वो आ जाएगा इधर की तरफ, यानी इंड्यूस फील्ड जो होगा ई नॉट माइनस ई मीडियम, जो बच गया जो फील्ड एक्स्ट्रा फील्ड, और हमको मीडियम का फील्ड लिखना आता है एयर या वैक्यूम के फील्ड का 1/q टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंड्यूस फील्ड ई इंटू 1/1/q, ना सिर्फ फील्ड चार्ज के लिए भी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्यू इंड्यूस भी होगा क्यू नॉट 1/1/k, तो यहाँ से चार्ज इंड्यूस या फील्ड इंड्यूस आप याद रख सकते हैं, आपको काम आएगा ये, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा जोर ना देते हुए आपको याद रखना है कि ये कैसे हमने लिखा था, ठीक है। आइए, हमको पोटेंशियल से मतलब है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो एक तो एयर वाले मीडियम के लिए पोटेंशियल, दूसरा मीडियम के लिए पोटेंशियल। एयर कितने में है, डी थिकनेस है, उसमें से टी तो मीडियम भरा है तो डी माइनस टी है, तो डी माइनस टी के लिए हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे हम। कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, बोलिए। प्लस मीडियम वाले के लिए, मीडियम क्या लिखूंगा, लिख दूंगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इसकी थिकनेस है टी, ये हो जाएगा वी नेट। बोलिए, यानी इसमें कॉमन है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय, यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगा क्यू बाय वी नेट, क्यू बाय वी नेट अगर करो, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू बाय वी नेट था ना, तो आ जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस है जो आपको याद रखनी है इसी मीडियम का। अब मैं वही बात फिर से करता हूँ कि अगर मैं इसको पूरा भर देता, मतलब ये पैरेलल प्लेट को मैं खचाखच भर देता, या इसी केस को मैं ऐसा बोलूँ कि मैं पैरेलल प्लेट एक एयर या वैक्यूम वाला जो कैपेसिटर था उसको किसी मीडियम में डाल दूँ तो पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा तो टी माइनस टी यानी टी और टी बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ डी रखिए तो कैपेसिटेंस मीडियम देख लीजिए, वही आ रहा है, वही आ रहा है जो पहले आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कर लेंगे। अकेले इस अप्रोच पे अभी तक मेंस में बहुत बारी, नीट ने भी बहुत बारी सवाल पूछ रखा है, तो आपको ये बेसिक बात तो आना ही चाहिए। आइए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर लेते हैं फटाफट। मतलब ये सवाल आप बड़े आराम से कर लोगे जब भी आपको रहेगा। जैसे मान लो मैं इसको समझा देता हूँ, हमारे पास एयर या वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है और इसकी वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ध्यान रखिएगा, है ना। अब होता क्या है कि इसमें एक हम ये सेपरेशन स्मॉल डी जो है वो है कितना 5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का एक डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर देते हैं जिसकी के की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू दे दिया है 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो आपको अब बताना है कि जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बता देंगे। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यही था ना। तो अगर आपको ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाह रही है तो यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगा, आराम से अपने दोगे। सी नॉट 5 है तो 5 इंटू डी, तो मिलीमीटर है तो 10⁻³ कर दीजिए, 25 माइक्रो फैराड था तो ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ आ गया। यहाँ रख दीजिए 25 इंटू 10⁻³ ये टी माइनस टी कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 5 में से ये 3 और ये हो जाएगा 3, टी है 2 बाय के की वैल्यू है 3, है ना। तो ये सब भी किस में आ जाएंगे, ये सब भी किस में है मिलीमीटर में, तो 10⁻³ ये तो घटना ही था। 25/11 इंटू 3, 25 × 75/11, ये आ गया अपने मीडियम का कैपेसिटेंस इसका। तो इस तरीके से कैसे भी सवाल रहेंगे आप बेसिक अप्रोच से कर लोगे। आओ आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की। दो तरह का है, मान लो हमने प्लेट के पहले टर्मिनल को दूसरे प्लेट के पहले टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे के तीसरे के पहले से जोड़ा, तो ये कहलाएगा सीरीज। ठीक है,
बैटरी से जोड़ दो सीधा वोल्टेज से। देखो एक ही जैसा चार्ज जा रहा होगा सब में, हाँ वोल्टेज अलग अलग होगा, यानी पहचानने का तरीका है चार्ज सेम वोल्टेज डिफरेंट। कैसे लिखोगे? क्यू तो हम नहीं लिख सकते, वी नेट लिख सकते हैं, सबका अलग अलग है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यू बाई सी तो क्यू बाई C1, क्यू बाई C2, क्यू बाई C3। अब वी नेट है, इनके बदले अगर हम एक ही लिखे कैपेसिटर, तो यहाँ से बड़े आराम से हम लिखेंगे वी नेट की जगह पे क्यू बराबर सी बी, तो वी इक्वल टू क्यू नेट इसमें जो जा रहा होगा अपॉन सी इक्विवेलेंट। यहाँ लिख दो इसकी जगह पे क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट, इन सब का क्यू कॉमन ले लो, फाइनली आ गया 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई C1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी सीरीज में जो रिजल्ट आता है ऐसा आता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? मतलब कैपेसिटर के सारे टर्मिनल को एक साथ एक पॉइंट पे, दूसरे टर्मिनल को एक साथ दूसरे पॉइंट पे जोड़ा जाए। इस बार चार्ज अलग अलग जा रहा होगा और वोल्टेज इनके टर्मिनल के क्रॉस जो भी आपने लगाई होगी बन जाएगी। यानी इस बार क्यू डिफरेंट है और वोल्टेज सेम, तो हम क्यू नेट लिख सकते थे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और यहाँ से Q1 की जगह पे मैं लिख सकता Q बराबर CB, तो C1 भी C2 भी C3 भी। इनके बदले अगर एक ही कैपेसिटर बनाया जाए और उसी बैटरी से लगाया जाए तो Q नेट जा रहा होगा, यहाँ से वोल्टेज भी होगा, ये होगा C इक्विवेलेंट। तो Q की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, यहाँ से C इक्विवेलेंट, V कॉमन रहता है दोनों में, C1 C2 C3, V से भी कैंसिल, C इक्विवेलेंट आ जाता C1 C2 प्लस C3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा रिजल्ट आएगा। पैरेलल में अगर आपके पास दो कैपेसिटर है, वही 2 और 4 माइक्रोफैराड, 2 और 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये क्या हो जाता 60 वोल्ट पैरेलल में है, तो जब डायरेक्ट जोड़ देंगे 2 प्लस 4 यानी कि 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाला अगर मैंने 2 और 3 जो लिया था, अगर ऐसे लिख दिया था तो वो ऐसा था 2, ये सीरीज में लिखना था मुझे 2 माइक्रोफैराड है 3 माइक्रोफैराड। इसका रिजल्ट आ जाता कितना? इसका रिजल्ट आ जाता है अपना R1 R2 यानी 2 × 3 बटे R1 प्लस R2 यानी 6/5 जैसा लिख दिया। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अगर सीरीज में है तो ये, और पैरेलल में होता मतलब कि 2 और 4 ऐसा पैरेलल में था तो ये। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब प्लेट्स के बीच फोर्स कितना लगता है ये भी देख लीजिए। देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, दो प्लेट्स हैं, इसका फील्ड इधर की तरफ है, इनके बीच का सेपरेशन D है, तो एक ही प्लेट की वजह से जो फील्ड होगा इसके चारों तरफ वो होगा σ/2ε। ठीक है, अब हम इस पे या इस पे फोर्स पूछेंगे तो F बराबर Q × E होगा। इस वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, Q × E σ/2ε। सिग्मा को लिख सकते हैं Q तो Q/2A ε। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
फोर्स ऑन अ प्लेट। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ एनर्जी स्टोर कितनी होगी ये भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी कर लेंगे हम यार। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, तो शुरू में चार्ज हमने dq लेके आया होगा, या वोल्टेज भी हो तो dW इज इक्वल टू VdQ। धीरे धीरे चार्ज हम लेके आएंगे और आते आते पूरा चार्ज हम इकट्ठा कर लेंगे इससे। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। शुरू में चार्ज Q रहा होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा। यहाँ से वर्क डन आ जाएगा, चेंजिंग पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं पूरा का पूरा जीरो से लेके सुबह Q चार्ज तक इसको पूरा का पूरा Q चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो 1/C कॉमन है, ये हो जाएगा Q²/2 यानी 2C। लिमिट डाल दो 0 से Q, Q²/2C, ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर। Q बराबर CV भी होता है तो हाफ CV स्क्वायर, या C इक्वल टू QY भी होता है तो हाफ QV भी बोल सकते हैं। मतलब जो एनर्जी स्टोर होगा वो हो जाएगा हाफ CV² हाफ QV या Q²/2C। ये तीनों में से अगर आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो तो ये फॉर्मूला, चार्ज और वोल्टेज दिया हो तो ये फॉर्मूला, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर भी बता सकते हो। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, एक दो वेरिएबल कैपेसिटेंस के सवाल कर लेते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे कैपेसिटर है, ध्यान से, इसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वेरिएबल मीडियम है। कैसा, ये x बराबर 0 है, ये x की वैल्यू L है, मतलब कैपेसिटर की लेंथ L है, विड्थ B है। यहाँ से x दूरी पे जाने पे यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है K, उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, Bx+C, ऐसा दिया हुआ है, x के हिसाब से वैरी कर रहा है। मतलब एक कैपेसिटेंस का आप लेंथ L है, विड्थ B है, और इनके बीच का पैरेलल प्लेट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d होगी। ठीक, तो कैसे करेंगे, हाथ से ही करेंगे। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इस तरीके से है कि कैपेसिटर को ऐसे ऐसे जोड़ना है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करूँगा, x दूरी पे जाके dx थिकनेस का है, तो एक तो कैपेसिटर ऐसा काटूंगा, ये थिकनेस है dx और इसकी विड्थ है b, है ना। तो क्या करूँगा, एरिया हो जाएगा BDX, मतलब ये जो x दूरी पे गया हूँ और इनको जोड़ता जाऊँगा, कहाँ से, 0 से लेके x तक। मतलब इसका छोटा सा कैपेसिटेंस DC होगा और उसको मैं लिखूँगा A है BDX ε0 इंटू K, जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है, Bx+C अपॉन D। बीच का सेपरेशन कितना है, तो सर उनके बीच का सेपरेशन तो D ही है, D ही है ना, हाँ D ही था। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर x तक, कितना हो जाएगा। अच्छा, ये वाला B कांस्टेंट है तो इसको ना बड़ा B लिख देते हैं, बड़ा B। तो ये क्या हो जाएगा, B∈0/d, B∈0/d हो जाएगा dx²/2 प्लस Cx, 0 से लेकर L तक, B∈0/d BL²/2 प्लस Cl, ये आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस रहेगा तो ये उसके सवाल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये y के हिसाब से भी वेरी कर सकता था। अगर मैं y के हिसाब से लिखना चाहता तो कैसे लिखता, y के हिसाब से जोड़ता तो ऐसे जोड़ना पड़ता, यानी ये सब के सब कैसे हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं,
सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ने का तो तरीका ये नहीं है, क्या लिखूँगा फिर, यहाँ से y जाके dy थिकनेस इस बार काटना पड़ता है मुझे। तो dy के लिए क्या लिखता मैं, dc लिखता a एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो हो जाता है बी डी बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, जो भी दिया रहता है y के हिसाब से, मान लो कोई फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ y अपॉन डी, कितना है चौड़ाई dy। अब उसको इंटीग्रेट करते तो हमको पता है कि 1/c इक्विवेलेंट लिखना है मुझे, तो 1/dc को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, dy अपॉन बी डी वाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फंक्शन ऑफ y, इसको इंटीग्रेट कर देते तो y के लॉन्ग भी निकल जाता है। जैसे x के लॉन्ग निकाला वैसे y के लॉन्ग भी वैल्यू हम निकाल सकते थे। आई थिंक आपको समझा होगा, और भी चीज़ें हैं इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। कैसा है, मतलब कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, ये बैटरी है। डायग्राम आप सुंदर बनाएंगे ज़्यादा। तो इधर से ना मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी इसमें कुछ भी नहीं है ना, इसका लेंथ L मान लीजिए, है ना, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो है D, तो ये सेपरेशन है वो क्या है D। अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इधर से इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ऐसा डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दिया, ऐसा कितना इंसर्ट किया है, एक्चुअल में हमने इंसर्ट किया है कुछ x, अंदर x इंसर्ट किया है, तो ये बचेगा L माइनस एक्स। मतलब अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूंगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा टर्मिनल है, तो इसके क्रॉस ये है, तो आपस में कैसा पैरेलल है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट हम लिखते हैं C1 प्लस C2। कैसा लिखेंगे, A एरिया क्या लिखूंगा B, इसकी लेंथ L है और विड्थ B, ऐसा मान लीजिएगा, समझ रहे होंगे आप, ये चौड़ाई जो है वो B, तो Bx हो गया एरिया, क्योंकि x इंसर्ट किया है, एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो K आ जाएगा, अपॉन सेपरेशन है D पहले वाले का। अब जिसमें एयर नहीं है, इस रीजन का एरिया क्या होगा, तो सर इसका लेंथ है L माइनस एक्स, यानी कि L माइनस एक्स इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया। अब कैपेसिटेंस आ गया तो इसके क्रॉस जो हमारा फिक्स्ड पोटेंशियल है ना, नेट पोटेंशियल, वो हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, जो भी है V है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ CV का स्क्वायर, हाफ C है, देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट BD यहाँ की x प्लस एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D के बाद यहाँ हो जाएगा L माइनस एक्स, दैट इज एप्सिलॉन नॉट B अपॉन 2D K माइनस 1 इंटू एक्स प्लस L, ये हो जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स लिखना कौन सी बड़ी बात है, फोर्स का फॉर्मूला माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स होता ही है, बस फिर कितना फोर्स लगेगा हम बता सकते हैं, यहाँ से सारी बातें बड़े आराम से बताई जा सकती है। देख लीजिए कितना आएगा, मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, तो आ जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट B अपॉन 2D, और ये x गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा K माइनस 1। अच्छा, ये V का भी स्क्वायर था तो साथ में V स्क्वायर,
तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो ये वो फोर्स है जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने में लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो बेसिक अप्रोच है आप कर सकते हैं, सारे सवाल भी कर सकते हैं इजीली। ऐसा है, आपको अच्छा लगा होगा। आइए, कैपेसिटर होते हैं जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या होगा, दो कंसेंट्रिक स्फीयर होगी, अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर वाले के अंदर वाले पे माइनस आ जाएगा, और इसके बाहर वाले पे चार्ज ना है इसलिए इसको कर देंगे अर्थिंग। अंदर का रेडियस ए, बाहर का रेडियस बी। तो हमको इस रीजन का पहले तो पोटेंशियल निकालना होगा, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बाहर का पोटेंशियल अंदर का पोटेंशियल। तो अंदर का पोटेंशियल है के क्यू बाय ए, बाहर का है के क्यू बाय बी। ये है नेट पोटेंशियल, यानी के क्यू कॉमन ले लो तो ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा। और ये पता है तो कैपेसिटेंस क्यू बाई वी से निकल जाएगा। तो क्योंकि 1/4 नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये आ जाएगा स्फेरिकल का कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का कहानी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। सिलेंड्रिकल का भी आप कर सकते हो, सिलेंड्रिकल का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा, अंदर का ए, बाहर का फिर से बी, ठीक है। इनके बीच में लेना है, इस पे प्लस, इधर वाले पे माइनस, फिर बाहर वाले को अर्थ। तो इसके बीच में लैम्डा बाय 2πε0 इनटू एक्स होगा, अगर यहाँ से एक्स दूरी पे जाके ले तो, ठीक है। और आर लिखना है तो यहाँ आर आ जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी आर जो होगा विथ नेगेटिव साइन, वो क्या हो जाएगा अपना बी से लेके ए तक, वो हो जाएगा अपना पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2πε0 डी आर अपॉन आर इंटीग्रेशन बी टू ए विथ नेगेटिव साइन। ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2πε0 लॉग ऑफ बी बाय ए बाई बी हुआ, बट मैं बी बाई ए लिख दूँगा। फाइनली हमारा नेट वोल्टेज आ गया। तो नेट वोल्टेज पता है, लैम्डा अगर रहा होगा तो यह होगा क्यू बाय एल, तो मैं लिख दूँगा बड़े आराम से, सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू बी की जगह पे क्यू बाय 2πε0 इंटू एल लॉग ऑफ बी बाय ए। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, क्यू से क्यू कैंसिल, कितना आया 2πε0 एल अपॉन लॉग ऑफ बी बाय ए, ये आ जाएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो इस तरीके से आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आओ, इनफाइनाइट अगर कैपेसिटर है हमारे पास, जो IIT के सवाल इस तरीके के हैं कि हमारे पास दो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सुनना ध्यान से। इनफाइनाइट मतलब ये वाला ऐसा, इनकी रेडियस है स्मॉल आर, इनकी रेडियस है स्मॉल आर। मैं डिटो वही सवाल लिख देता हूँ कि बीच का सेपरेशन है डी। तो बताना है कैपेसिटेंस, नहीं बता देंगे, बता देंगे आप। इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से x, तो जो बचेगा वो क्या रहेगा d माइनस एक्स, है ना।
होगा? बोलते क्यों नहीं? तो कैपेसिटेंस लिख सकते हैं बड़े आराम से, इसके वजह से लिख लो, फिर इसके वजह से लिख लो, फिर इंटीग्रेट कर दो। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, है ना, एक पे प्लस लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा, तो इस पे हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस एक्स। अब पोटेंशियल इनके बीच का निकाल लोगे तो सारा गेम सॉल्व हो जाएगा। माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, ये अगर आर है तो ये हो जाएगा, बचा हुआ जो होगा, मतलब एक पॉइंट तो ये ले लो और दूसरा पॉइंट ये ले लो, तो दूसरा पॉइंट ये आर है तो दूसरा वाला ये डी माइनस आर है, तो आर से लेकर डी माइनस आर तक इंटीग्रेट कर लो। यहाँ से नेट वोल्टेज मिल जाएगा, एक बार नेट वोल्टेज मिल गया तो फिर कैपेसिटेंस भी निकाल लोगे। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो कोई से भी सवाल हो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको अप्रोच पता है तो, ठीक है। आओ, कैपेसिटर में कुछ और बेसिक से अप्रोच हैं जो आपको जानने चाहिए। अलग से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन सब के, तो तभी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कैपेसिटर का एक आरसी सर्किट है, जिसमें पहला हम चार्जिंग का केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से जोड़ो, फिर उसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है। शुरुआत में एकदम से चार्ज नहीं लेगा, किसी टाइम टी पे मतलब हम इसके ऑन करेंगे इसको, तो लिखेंगे हम प्लस पे चार्ज क्यू आया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आया, ऐसे। तो मैं लिखूँगा इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो लिखूँगा भी माइनस, इधर से करंट जा रहा होगा, आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे मैं लिख सकता हूँ वी माइनस आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, यहाँ से आ जाएगा वी माइनस आई आर, है ना। हमको तो पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो भी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो बी आर आ जाएगा वी बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी टी। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख ही क्यों रहा हूँ, एक सेकंड।
इस हम चार्जिंग के केस पढ़ने वाले हैं। तो चार्जिंग के केस में हम आरसी सर्किट वाला केस ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें एक दो सवाल रहेगा जो कि इसके बेस्ड होगा। मान लो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने रेजिस्टेंस से जोड़ा, फिर मैंने उसको एक बैटरी से जोड़ी की हेल्प से हमने इसको जोड़ा। अब क्या होगा, किसी टाइम टी पे इनिशियली तो ये अनचार्ज है, इनिशियली क्या रहेगा, अनचार्ज रहेगा। धीरे धीरे चार्ज होगा। मान लो बाद में अगर इस पर हमने एक ही को क्लोज कर दी तो यहाँ से करंट आई जा रहा होगा, इस पर प्लस की और इस पर माइनस की चार्ज आएगा। इस तरीके से हम सर्किट कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा, वोल्टेज ई है तो ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा ई सी माइनस क्यू बाई आर सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई को मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप इसको इधर ले आइए, यानी कि डी क्यू अपॉन, इसको नीचे ले जाइए, ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी डी टी अपॉन आर सी। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको 0 से t तक, इसको 0 से q तक। तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ ए सी माइनस क्यू इज इक्वल टू टी बाई आर सी। ठीक है, लिमिट डालना था हमको, तो ये तो हो गया 0 से q। q डालेंगे तो q आएगा और 0 डालेंगे तो q की जगह पे q रहेगा। जो बाद में 0 डालेंगे तो ई सी बचेगा। तो लॉग ऑफ ए सी माइनस क्यू बाई ई सी आ गया इज इक्वल टू टी बाई आर सी। यहाँ से आप बड़े आराम से लिखिए 1 माइनस क्यू बाई ई सी। सो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू बाई ई सी की जो वैल्यू है, अभी यहाँ ई होता है तो ये चला जाए ए के पावर ध्यान से। अगर इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, चार्ज हो रहा है ना, तो चार्ज तो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो मैं ई की पावर माइनस टी बाय आर सी लिखूँगा। यहाँ से आ गया 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू ई सी इज इक्वल टू की। ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम चार्ज है। हाँ, तो आप अगर बोलेंगे t बराबर 0 पर, तो यहाँ पे जैसे 0 डालोगे चार्ज की वैल्यू भी 0, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0, चार्ज की वैल्यू ई सी यानी मैक्सिमम चार्ज के बराबर ही है। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी देखोगे ध्यान से तो टाइम के साथ चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व लोगे तो ऐसा इंक्रीज होगा। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाला ई सी के बराबर हो जाएगा। शुरुआत में तो 0 है, यानी टाइम के साथ चार्ज तो बढ़ रहा होगा। और भी चेक कर लेते हैं करंट क्या होगा। तो आई की वैल्यू होती है डी क्यू बाय डी टी। टाइम के साथ करंट क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। तो ये तो गायब हो गया, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा ई सी इंटू, यही वाला ई था, ई सी ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी है ना। और जो डिफरेंशिएशन है माइनस में, तो -1 बाय आर सी। तो सी से सी कैंसिल, करंट जो है अपना ये प्लस हो गया। तो आई की वैल्यू आ गई टी बाई आर ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी। यानी अगर आप टी बराबर 0 पर देखोगे तो ई रेज़ टू पावर 0 1 यानी करंट है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखोगे तो करंट नहीं है। यानी इस बार जो करंट होगा वो डिक्रीजिंग होगा। देखो टी बराबर 0 पे आई बराबर ई बाई आर, ठीक है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आई टेंडिंग टू 0। सो करंट जो है वो डिक्रीजिंग है ऐसा। ठीक है, करंट पता है तो पावर भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर पावर पता है तो हीट डिसिपेट भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन
0 to infinity पावर रेडिएटेड इंटू डी टी, 0 से इन्फिनिटी जोड़ देना, इसका एरिया अंडर कर्व भी वही है। ऐसा ही पावर का भी होगा, यानी पावर या करंट वर्सेस टाइम का सेम ग्राफ होगा। पावर वर्सेस टाइम का एरिया अंडर जो कर्व होगा वो हीट डिसिपेटेड दे देगा। तो ये था चार्जिंग मेथड आरसी सर्किट का, ठीक है। और आगे चलो डिस्चार्जिंग का केस भी देख लेते हैं। ये था चार्जिंग ऑफ आरसी, अभी डिस्चार्जिंग देख लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर होगा फुल्ली चार्ज Q माइनस Q, तो रजिस्टर से जोड़ दिया। अब ये धीरे धीरे की हेल्प से अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो करंट जो जा रही होगी, पहले Q था, यानी अगर हमको लिखना है सीधा तो मैं लिखूँगा IR माइनस IR माइनस Q/C इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ से हम सीधा लिख सकते थे, अगर किसी टाइम t पे लिखना है तो शुरुआत का बात है, बाद में तो घटते घटते कुछ Q हो गया होगा, Q/C इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा IR इज इक्वल टू Q/C, I को मैं लिखता हूँ dQ/dt, और यहाँ आ जाएगा Q/RC विथ नेगेटिव साइन। तो Q को यहाँ ला दो, इंटीग्रेट कर दो इसको, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल Q से स्मॉल q तक, और इसको 0 से t तक। यह आ गया लॉग ऑफ, है ना, Q/Q, और ये आ गया कितना T/RC। यहाँ से आ जाएगा सीधा Q बराबर Q e⁻² माइनस T/RC। देख लो इस बार चार्ज भी डिक्रीजिंग है, क्योंकि t बराबर 0 पर e⁻0 वैल्यू 1 Q था, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चार्ज 0 था, यानी टाइम के साथ चार्ज डिक्रीजिंग है। ऐसा सिर्फ चार्ज ही नहीं, करंट भी लिखूँगा dQ/dt। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सीधा Q बाय e⁻ माइनस t है, तो Q/RC, है ना, टाइम के साथ करना है ना, तो Q/RC इंटू e⁻ माइनस t/RC। तो ये भी वही आ गया, है ना, RCT है, Q/T हमारा है, करंट ही तो है, मैक्सिमम करंट ही है ना। यहाँ पे TRC जो बार बार आ रहा है ना, उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ, टाइम कांस्टेंट। कई बार ये भी पूछ लेता है सवाल, तो यहाँ पे देख लीजिए, चाहे चार्ज हो चाहे करंट हो, सब डिक्रीजिंग है। इस बार चार्ज, करंट, पावर सब डिक्रीजिंग। फिर से पावर निकालना हो तो I²R, और हीट डिसिपेट निकालना हो तो पावर जो आपने निकाला इंटू dt, यहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो एरिया अंडर कर्व भी वही देगा, ठीक है। तो आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़े मोड़े कैपेसिटर के बेसिक से और सवाल रहते हैं, जैसे वो प्लेट वाले सवाल। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक प्लेट है A, और एक इस तरीके का प्लेट है B, या इसका नाम एक और रख देते हैं ऐसे जानबूझ के, इसका नाम B रख देते हैं, इसका C रख देते हैं, ठीक है। और हमको इनके बीच का, सबके बीच का सेपरेशन एक जैसा है, ऐसा देखने को नहीं लग रहा, बट हाँ एक जैसा सेपरेशन है इनके बीच का, मतलब कैपेसिटेंस C है इनके बीच का। तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, अगर ये A से जुड़ा है तो इसका नाम B है, इसका नाम B है, ये B हो गया, ये C है तो ये भी C है, आया ना। बोलिए, कुछ और कर सकते थे, हाँ ये वाले को यहाँ लगा के थोड़ा सा पोजीशन बैठाता है,
जैसे सी वाला थोड़ा ऐसे था, ए वाले को यहाँ डाल देते हैं अभी थोड़ा सा। हाँ, तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये सी है तो ये भी सी है, अभी ठीक है। तो देखिए मुझे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा है, तो यहाँ ए बना देता हूँ, यहाँ बी बना देता हूँ, बीच में एक सी रख देता हूँ, ए सी के बीच में एक, ए सी के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से ए सी के बीच में एक, ए सी के बीच में एक कैपेसिटर, बी सी के बीच में एक, बी सी के बीच में एक लगा दिया, और ए बी के बीच में एक, ए बी के बीच में एक। ऐसा ही सिमिलर सवाल पूछा गया है पहले भी, हमको ए बी के बीच निकालना है, निकाल लेंगे। ये पैरेलल है, सब सी है, ध्यान दीजिएगा, सब का सब सी है। तो ये पैरेलल में है तो सी प्लस सी 2c, पैरेलल में तो जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो 2c हो गया, यहाँ एक सी हो गया ए बी के बीच, और फिर इनके बीच एक पैरेलल लगा हुआ है, तो 2c और c अब कैसा हो गया सीरीज में, तो सीरीज में लिखूँगा ए और बी के बीच कैसे, आर C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो 2c इंटू सी बटे C1 प्लस यानी 3c x से 2c/3 आ गया। और इसके साथ एक नीचे वाला जो है कैपेसिटर C और जुड़ा है। अब ये फाइनल ए बी का रिजल्ट आ जाएगा, सीधा जोड़ दो 2c/3 प्लस सी यानी 5c/3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के प्लेट वाले क्वेश्चन भी आप इजीली कर लो, बस आपको बेसिक अप्रोच पता रहेगा। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी मेथड है कि बैटरी से जोड़ो, एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस इंड्यूस होगा, बाजू वाले प्लेट से अगर ये प्लस से जुड़ा है तो इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, ये माइनस से जुड़ा है तो इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, और भी बीच में प्लेट लगे हैं तो उस पर चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैपेसिटर में इतना ही था, आप इसके बहुत सारे अच्छे बेसिक सवाल आप बना सकते हैं। बाकी हम PYQ के सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए। मैं बस इतना कहूँगा कि आप जान लगा दो, मैं आपके साथ हूँ और आप इससे भी बेजोड़ बातें सीखेंगे आगे चल के। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।